नमस्कार। आज बात करते हैं पंचायती राज की। मतलब भारत की वो जबरदस्त व्यवस्था जो लोकतंत्र को, समझिए, दिल्ली की बड़ी बड़ी सड़कों से निकालकर गांव की छोटी छोटी गलियों तक ले आती है। जरा सोच के देखिए, 1 अरब से भी ज्यादा लोगों का देश। इसमें सरकार हर एक गांव तक, हर एक इंसान तक कैसे पहुंचती होगी, उनकी आवाज कैसे सुनती होगी, उनकी जरूरतें, उनका ध्यान कैसे रखा जाता होगा। ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसी बड़ी चुनौती का जवाब है पंचायती राज। देखिए, ये सिर्फ एक सिस्टम या कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है। नहीं, ये तो एक सोच है, एक फलसफा है कि गांव के लोग अपने फैसले खुद करें, अपने विकास की कहानी खुद लिखें। तो चलिए इसी सोच की गहराई में जरा उतर कर देखते हैं। और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला हिस्सा, जो इसके मूल विचार को समझाता है, यानी गांव की अपनी सरकार। तो सवाल उठता है कि आखिर इस सिस्टम को बनाया क्यों गया, इसके पीछे का मकसद क्या था। सबसे पहला और सबसे बड़ा मकसद था लोकतंत्र को सिर्फ शहरों या राजधानियों तक ही नहीं, बल्कि हर एक गांव तक पहुंचाना। दूसरा, स्थानीय विकास को रफ्तार देना, क्योंकि सीधी सी बात है, गांव के लोग ही अपनी जरूरतें सबसे अच्छे से समझते हैं, है ना। और तीसरा, शासन में आम नागरिक की भागीदारी को बढ़ाना। ठीक है, मकसद तो समझ आ गया, पर यह पूरी व्यवस्था काम कैसे करती है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसे समझना बहुत जरूरी है। और यही बात हमें अपने अगले सेक्शन पर ले आती है, 3 स्तरों की व्यवस्था। इसे एक पिरामिड की तरह समझिए, जिसकी नींव सबसे मजबूत होती है ना। तो सबसे नीचे, सबसे जमीनी स्तर पर है ग्राम पंचायत। ये एक या कुछ गांवों को मिलाकर बनती है। फिर इसके ऊपर बीच में आती है क्षेत्र पंचायत, जिसका काम होता है कई ग्राम पंचायतों के बीच एक पुल की तरह काम करना, कोऑर्डिनेट करना। और फिर सबसे ऊपर, टॉप पर है जिला पंचायत, जो पूरे के पूरे जिले के विकास का खाका तैयार करती है और उसकी देखरेख करती है। ये टेबल इस पूरे स्ट्रक्चर को और भी साफ कर देती है। देखिए, सबसे नीचे हैं हमारे ग्राम प्रधान या सरपंच। इनका काम क्या है? गांव की सड़क, पानी, साफ सफाई, मतलब जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उनको देखना। फिर इनसे ऊपर आते हैं ब्लॉक प्रमुख, जो कई सारी पंचायतों के बीच तालमेल बिठाते हैं। और सबसे ऊपर बैठे हैं जिला अध्यक्ष, जो पूरे जिले की डेवलपमेंट की, कह सकते हैं कि बिग पिक्चर पर काम करते हैं। और ये याद रखना जरूरी है कि ये सब अलग अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई एक मजबूत चेन है। लेकिन एक मिनट, इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे ढांचे को ताकत कहाँ से मिलती है? मतलब इसे लीगल अथॉरिटी कैसे मिली? और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने अगले पड़ाव पर, संविधान की शक्ति। तो सुनिए, इस व्यवस्था की जो असली ताकत है ना, वो आती है साल 1992 के 73वें संवैधानिक संशोधन से। ये कोई मामूली कानून नहीं था, ये एक ऐतिहासिक, एक लैंडमार्क कानून था। इसने पंचायती राज को सिर्फ एक ख्याल या एक आइडिया से उठाकर देश का एक मजबूत कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचा बना दिया। एक ऐसा ढांचा जिसे अब कोई भी सरकार इग्नोर नहीं कर सकती। इस अमेंडमेंट ने किया क्या? इसने संविधान में कुछ बहुत खास बदलाव किए। एक पूरा का पूरा नया चैप्टर, भाग 9 जोड़ा गया। और आर्टिकल्स 243 से लेकर 243 ओ तक, ये सब पंचायतों को ही डेडिकेट कर दिए गए। ये लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में। और हाँ, यही वजह है कि हर साल इस दिन को हम सब नेशनल पंचायती राज डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ये जो आइडिया था ना, ये कोई रातों रात नहीं आया। नहीं, इसके पीछे दशकों की मेहनत और सोच विचार था। कहानी शुरू होती है 1957 से, जब बलवंत राय मेहता कमेटी ने पहली बार इस 3 टियर सिस्टम का सुझाव दिया, जो आज भी हमारी व्यवस्था का बेस है। फिर वक्त के साथ साथ अशोक मेहता कमेटी, जीवी के राव कमेटी और LM सिंघवी कमेटी जैसी कई कमेटियों ने इसे और बेहतर बनाने के लिए सुझाव दिए। और इन सब की मेहनत का नतीजा था हमारा 73वां संशोधन। तो ठीक है, हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया, इसकी हिस्ट्री समझ ली। लेकिन असली सवाल तो ये है कि एक पंचायत असल में करती क्या है? लोगों के लिए इसके क्या मायने हैं? चलिए अब जरा पंचायत के अधिकार और उसके कामों पर नजर डालते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, कार्यकाल का पक्का होना। हर पंचायत ठीक 5 साल के लिए चुनी जाती है। मतलब साफ है, काम करोगे तो टिकोगे, नहीं तो अगली बार वोट नहीं मिलेंगे। ये अकाउंटेबिलिटी सीधे सीधे जनता के हाथ में दे देता है। और एक चीज जो इस सिस्टम को वाकई में सचमुच में खास बनाती है, वो है ये नंबर 33%। ये है महिलाओं के लिए मिनिमम रिजर्वेशन।
सोचिए, इस एक प्रावधान ने लाखों करोड़ों महिलाओं को घर की दहलीज से निकालकर गांव की राजनीति और फैसले लेने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाया है। ये किसी सामाजिक क्रांति से कम नहीं है, सच में। सिर्फ एक ढांचा बनाकर नहीं छोड़ दिया गया, पंचायतों को काम करने के लिए असली ताकत भी दी गई। संविधान में ऐसे टोटल 29 सब्जेक्ट्स या विषय हैं जिन पर पंचायतें अपने नियम कानून बना सकती हैं, और ये 29 का आंकड़ा अपने आप में बताता है कि उनका अधिकार क्षेत्र कितना बड़ा और कितना जरूरी है। तो ये 29 विषय हैं कौन कौन से? इनमें कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा से लेकर छोटी मोटी सिंचाई, गांव में बिजली पहुंचाना और यहां तक के बाजारों का मैनेजमेंट जैसे कई जरूरी एरियाज शामिल हैं। आप काम के लिए पैसा कहां से आता है? तो वो आता है लोकल टैक्स से, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स हो गया या बाजार पर लगने वाला टैक्स। साथ ही राज्य और केंद्र सरकार से भी ग्रांट्स मिलती हैं। और तो और हर 5 साल में एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बैठता है जो ये पक्का करता है कि पंचायतों को काम करने के लिए पैसा मिलता रहे। चलिए, अब तक हमने जो भी समझा उसे फटाफट से समेटते हैं। देखते हैं इस पूरी व्यवस्था की सबसे जरूरी बातें एक नजर में। अगर इस पूरे टॉपिक को सिर्फ एक लाइन में याद रखना हो ना, तो बस ये स्लाइड काफी है। क्या क्या है इसमें? 73वां संशोधन जिसने इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया, 3 स्तरों का ढांचा, काम करने के लिए 29 विषय, 5 साल का फिक्स कार्यकाल और संविधान के आर्टिकल्स 243 से 243O तक। बस यही है इस पूरे सिस्टम का सार, इसका निचोड़। तो ये थी पंचायती राज की कहानी। लोकतंत्र को एकदम जमीन तक, ग्रास रूट लेवल तक लाने का भारत का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी प्रयोग। हाँ, ये सिस्टम लगातार इवॉल्व हो रहा है, इसके सामने चुनौतियां भी हैं, तो ये सफलताएं भी हासिल कर रहा है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है, भारत में इस जमीनी लोकतंत्र का, इस ग्रास रूट पावर का भविष्य क्या होगा।